चलो, तो हम लोग चालू करते हैं। चलो समझना। तो हम लोग एग की सारी बातें कर चुके हैं। ह्यूमन में एग कैसा होता है भैया? ए लेसिथल होता है और होमो लेसिथल होता है। ह्यूमन में एग कैसा होता है भैया? ए लेसिथल होता है और होमो लेसिथल होता है। ए लेसिथल मतलब, ए लेसिथल मतलब उसमें जो योल्क सैक होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा। उसमें जो योल्क सैक होगा वो क्या होगा भैया? लगभग नेग्लिजिबल होगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बातें क्लियर है या नहीं? अब हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, है ना? लेकिन उससे पहले हम अंडा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यार याद करो, मैंने जब स्पर्म का फॉर्मेशन बताया था तो बताया था कि भैया एक्रोजोम के अंदर 3 एंजाइम होता है, बताया था। हाइलुरोनिडेज, कोरोना रेडिएटा, मतलब कोरोना लाइसिन और एक जोना लाइसिन, था ना भाई? 3 एंजाइम था ना भाई? तो वो तीनों लेयर हमारे किसके ऊपर मिलता होगा? एग के ऊपर मिलता होगा। पर एग के ऊपर अलग से कोई टॉपिक डाल के हम लेयर नहीं पढ़े थे। अरे कोई पढ़े थे कैसा टॉपिक? नहीं। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे सेल। SHELL, सेल। SHELL सेल का मतलब क्या है भैया? अब SHELL सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब होता है कवरिंग, और CELL सेल का मतलब होता है कोशिका। बराबर है क्या? दोनों में अंतर है। सेल, सेल। SHELL सेल। अब देखो, अंडा जो है ना, 2 प्रकार के होते हैं। हमारा जो अंडा होता है वो अलग प्रकार का होता है, बर्ड का जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। समझना जैसे, अरे यार, बर्ड का जो अंडा होता है उसके ऊपर कवरिंग होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का। अरे बर्ड का जो, अरे यार, मुर्गी का अंडा नहीं देखा क्या? मुर्गी बर्ड नहीं है क्या? तो मुर्गी का जो अंडा देखा है भाई, वो क्या होता है? उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, कैसी का? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसको मस्त हम लोग फोड़ते हैं और मस्त उसमें से निकालते हैं, मजा आ जाता है एकदम। फील आता है कि नहीं आता है? एकदम मजा आ जाता है ना भैया। तो मस्त उसको फोड़ो और उसमें से निकालो, एकदम फील आ जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बातें समझ में आई या नहीं आई? तो हम लोग सेल की बात करें तो भैया हमारा सेल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसके ऊपर वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग मिले, और एक जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग ना मिले। याद करो, सार्क का जो एग था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग था या नहीं था? सार्क एग, सार्क एग, याद करो, डाइवर्सिटी में बताया था। नहीं, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग नहीं था। कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग नहीं था। अरे याद है या भूल गए? अरे याद है, उसमें याद करो ना, मरमेड पर्स था। मरमेड पर्स, मरमेड पर्स, दैट इज द कवरिंग अराउंड द शार्क एग। याद है? एक था स्ट्रक्चर माल्टेज क्रॉस, दैट इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर वर्टिब्री ऑफ शार्क। बोला था? नहीं याद है? कोई बात नहीं, अपन तो नाम भूल जाते हैं कभी कभी अपने, है कि नहीं? वो तो फिर भी टॉपिक था। चलो हम लोग सेल की बात करें तो भैया सेल हमारे, सेल के बेसिस पे हमारा एग 2 तरह का हो जाएगा। सेल के बेसिस पे हमारा एग 2 तरह का हो जाएगा। एक जिसमें क्लेडोइक एग हो और एक जिसमें क्लेडोइक ना हो। क्लेडोइक का मतलब क्या है? क्लेडोइक का मतलब क्या है? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग मिले। तो बताओ, बॉट्स में कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग मिलता है या नहीं मिलता? अरे हमारे में कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग मिलेगा क्या? नहीं। अरे यार, हमारा एग जो है ना, वो बॉडी के अंदर ही रिलीज होता है। क्या हम लोग अंडा देते हैं क्या बाहर में? नहीं ना भाई, हम अंडा नहीं देते हैं। जब हम अंडा नहीं दे रहे हैं तो भैया उसको एक्स्ट्रा कवरिंग की जरूरत नहीं है। समझना, वो जो क्लेडोइक होता है वो क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग रहेगा तो थोड़ा सा टफ रहेगा। अरे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में जल्दी नहीं आएगा, कोई उसको जल्दी फोड़ उड़ नहीं पाएगा। अरे इसी के लिए ना, खराब नहीं होगा, इसके लिए होता है ना भैया। अब हमारा एक तो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होना है, तब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है तो उसमें कवरिंग होना जरूरी है? नहीं। तो हम लोग सेल की बात करें तो सेल के बेसिस पे हमारा एग 2 तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा क्लेडोइक एग, क्या हो जाएगा हमारा एक, और एक हो जाएगा हमारा नॉन क्लेडोइक एग। नॉन क्लेडोइक का मतलब जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग ना मिले, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग ना मिले। सेल की बात करें तो भैया सेल हमारा कितने प्रकार के हो गए भैया? 2। कौन कौन सा? क्लेडोइक एग और नॉन क्लेडोइक एग। अच्छा बताओ, किसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा? बताओ जल्दी से। मतलब हम लोग इसमें बात करें कि इसमें सेल प्रेजेंट होगा, अरे बोलो ना, और इसमें सेल एब्सेंट होगा। और कोई एक एक एग्जाम्पल बता सकते हो क्या इसका? है ना, इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल भैया? सबसे पहला एग्जाम्पल दैट इज द बर्ड्स। क्या इंसेक्ट भी अपना अंडा बाहर ही देता है क्या? अरे इंसेक्ट भी अपना अंडा बाहर ही देता है क्या? तो इस एग्जाम्पल में इंसेक्ट भी आ जाएंगे। अच्छा याद करो, रेप्टाइल, रेप्टाइल याद है? रेप्टाइल भी अंडे देती है। रेप्टाइल क्या देता है भैया? अंडा देता है। याद करो ना, जितना भी सांप होता है वो सब ओवी पेरस होता है। केवल कुछ सांप होते हैं जो वीवी पेरस होता है। जैसे कि 3 स्नेक का नाम याद करो।
बताया था, सी स्नेक, वाइपर और बेंगेरस था। ये भैया 3 स्नेक थे जो अंडे दे रहे, ये बच्चा पैदा कर रहा था, वीवी पैरस था। क्लियर है भाई? याद करो ना, हाइड्रोफिस की बात नहीं किए थे, तो ये वाला बात है। क्लियर है भाई? तो हम लोग बर्ड्स की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोथीरियंस के मेंबर की। अरे याद करो, हमारे में जो प्रोथीरियन का मेंबर था, याद करो मैंने तुमको ऐसा कुछ करके बताया था। इधर देखना, इधर याद करो, मेरा यहाँ पे मैमल था और मैमल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोथीरियंस, यूथीरियंस, मेटाथीरियन। बोला था ये अंडे देगा ओवीपेरस, ये बच्चा देगा वीवीपेरस, और ये दोनों करेगा ओवीवीवीपेरस। बोला था या नहीं बोला था? अरे बोला नहीं बोला? तो भैया प्रोथीरियंस के मेंबर कैसे होंगे भैया? अंडा देने वाला। तो अंडा जब अपने बॉडी से बाहर निकालेगा तो पूरा सेफ्टी के साथ निकालेगा ना भाई, उसके ऊपर कवरिंग रहेगा या नहीं रहेगा? तो उसके ऊपर कवरिंग रहेगा। तो उसके ऊपर क्या रहेगा भैया? कवरिंग रहेगा। तो हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? प्रोथीरियंस के मेंबर। क्या जाएंगे भैया? हमारे प्रोथीरियंस के मेंबर। क्या जाएंगे भैया? हमारे प्रोथीरियंस के मेंबर। अच्छा बताओ, जो नॉन क्लिडोइक होगा, जो नॉन क्लोडिक होगा, वो ओवीपेरस होगा कि वीवीपेरस होगा? जो एग के ऊपर कवरिंग नहीं रखेगा सेल, वो कैसा होगा? अंडा देगा या नहीं देगा? अंडा नहीं देगा। हम लोग अंडे नहीं देते। मतलब हम लोग कैसे हैं, वीवीपेरस है कि ओवीपेरस है? मतलब जो अंडा नहीं देगा वो सीधा हो गया कि भैया वो वीवीपेरस होगा। अरे सही है ना? इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन आ जाएगा क्या? अरे ह्यूमन आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अच्छा मान लो, अच्छा मान लो, एक तो भैया, एक तो ह्यूमन आ ही जाएगा। साथ में बात करो कि वो अंडा, वापस समझना, वो अंडा जो पानी में रिलीज हो रहा हो, उसको टफ होने की जरूरत है या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? जैसे मान लो एम्फीबिया है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में बोले थे कि भैया वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी पे भी रह सकता है, चाहे तो पूरा जीवन जमीन पे बिता सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उसको? पानी में। अरे बोला था या नहीं बोला था? इसी इसी को ना हम लोग एम्फीबियस नेचर बोले थे। तो भैया उसको पानी में जाना पड़ेगा, बराबर है क्या? जब एग ले वाटर में करेगा तो वाटर में अगर अंडा अपना छोड़ेगा, वाटर में अंडा छोड़ेगा तो फूटने का चांस अभी कुछ नहीं है भैया, कोई है ही नहीं है भैया। पानी में आराम से तुम छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके ऊपर एक कवरिंग हार्ड करने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई कवरिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन वही एक अंडा जो है मुर्गी दे रही है, और वो अपने, मतलब अरे यार एकदम जमीन में सट के थोड़ी ना देगी, वो ऊपर से छोड़ेगी अंडे को, तो नीचे जाके फूटने का चांस है कि नहीं है? तो उसके ऊपर कवरिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उसके ऊपर कवरिंग होता है या नहीं होता? लेकिन जो पानी में अंडा दे रहा है, क्या उसके ऊपर कवरिंग होगा? नहीं। तो हम लोग बात करें कि वो वीवी पेरस होते हैं, और ये अपना एग जो है कहाँ ले, अगर मान लो कि अपना अगर एग दे भी दिया, अगर एग मान लो दे भी दिया, तो कहाँ देगा? पानी में। सबसे पहले तो वीवी पेरस में हम लोग आ जाएंगे। और एम्फीबिया, एम्फीबिया किस में आता है? ओवी पेरस में। अंडा बाहर देता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है और पानी में डेवलपमेंट होता है। अरे बोलो ना, होता है या नहीं होता? तो हम लोग बोले कि जो भी एग ले करता है वाटर के अंदर, कहाँ करता है भैया? पानी के अंदर, उसके ऊपर भी कवरिंग नहीं मिलेगा। हम लोग कैसे हैं इसमें से बताओ, हम लोग कैसे हैं भैया? विविपेरस। क्या एम्फीबिया, क्या एम्फीबिया जो है, क्या एम्फीबिया जो है वो विविपेरस है? नहीं, एम्फीबिया कैसा है भैया? ओविपेरस। अंडे देता है, पानी में अंडा दे रहा है ना भाई। अरे वो ओविपेरस है, वो पानी में अंडे दे रहा है। ठीक है भाई? तो जितने भी वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म हैं जो अंडा नहीं देते हैं, क्या उनके ऊपर कवरिंग होने का जरूरत है? अरे जितने भी वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म है जो अंडे नहीं देते हैं, क्या उनको अंडा देने का जरूरत है, उसके ऊपर कवरिंग का जरूरत है? तो ये हमारी एग्जाम्पल है भैया, हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा हो गया हमारा, दूसरा एग्जाम्पल हो गया दैट इज एग ले इन वाटर। जो अंडा जो है पानी में दिया जाए, जो अंडा पानी में दिया जाए, उसके ऊपर भी ये कवरिंग नहीं मिलेगा। कौन कौन अंडा भैया पानी में देता है भैया? एक तो हमारा फिश देता है पानी के अंदर, और दूसरा शायद एम्फीबिया देता है। इसके अलावा कोई तीसरा है नहीं जो पानी के अंदर अंडा दे। अरे सही बात गलत बात? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? वापस से समझना, ये एग्जाम्पल है भैया, ये दोनों क्या है भैया? एग्जाम्पल। जितने भी ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो बच्चे को जन्म देगा। अरे वो बच्चे को जन्म देगा ना भैया, मतलब वो एग रिलीज नहीं करेगा। अरे वो बच्चे को जन्म देगा, एग रिलीज। अरे वो बच्चे को जन्म देगा, एग रिलीज। जब एग रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा? अरे नॉन क्लेडोइक, कवरिंग का जरूरत है क्या है? फिर अंडा जब शरीर से बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो किसी कवरिंग की जरूरत है क्या? किसी कवरिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी कवरिंग की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई?
अरे यहां तक बातें क्लियर है क्या? अरे यहां तक बातें क्लियर है भाई? चलो आगे बात करें क्या? अब एक एग्जैक्टली हम लोग बोलते किसको हैं वो बात करते हैं, बराबर है क्या? एक एग्जैक्ट हम लोग उसको बोलते किसको हैं, हम उसकी बात करते हैं। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में जो रिलीज होता है वो एग नहीं, क्या होता है भैया? ओवम होता है। अरे होता है ना भैया? और ओवम भी नहीं, हमारे बॉडी में तो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है हमारे बॉडी में? सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। याद है ना, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं रहता है। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा पूरा तरह से? जब उसमें स्पर्म इंटर करेगा। जब उसके अंदर क्या इंटर करेगा भैया? स्पर्म इंटर करेगा। तो भैया हम एग, एग क्या बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं? अंडा। तो एग इज इक्वल टू होता है भैया ओवम हो और साथ में उसका मेम्ब्रेन हो। मतलब क्या हो भैया? एग मेम्ब्रेन हो। क्या हो भैया उसका? देखो, ओवम के ऊपर जब पूरा एक मेम्ब्रेन कवर कर लेता है तब उसको मिला के हम क्या बोलते हैं? एग। तब हम उसको क्या मिलाते हैं, मिला के बोलते हैं एग। जो ओवम होता है और ओवम के ऊपर मेम्ब्रेन होता है उसको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं भैया? एग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एग। अरे बोलो जरा। ओवम अच्छा, ओवम तो भैया ओवरी से रिलीज हो रहा है, उसके ऊपर अभी अभी कोई कवरिंग नहीं है। अरे अभी कोई कवरिंग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ओवम जो है वो एग्जैक्ट हमारा अंडा है, मतलब सेल है, उसके ऊपर जोना लाइसिन मिलेगा वो भी कवरिंग में आएगा, और कोरोना रेडिएटा मिलेगा वो भी किस में आएगा भैया? कवरिंग में आएगा। बराबर है क्या? तो ये जो हमारा एग मेम्ब्रेन होता है ना भैया, ये जो हमारा एग मेम्ब्रेन होता है वो तीन तरह से होता है। कितने तरह के होते हैं भैया हमारे पास? तीन तरह के। एक होते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन, फिर होता है सेकेंडरी मेम्ब्रेन, और फिर होता है टर्सियरी मेम्ब्रेन। किसके बेसिस पे भैया? प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन और टर्सियरी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अरे ओरिजिन के बेसिस पे कैसे कैसे बना है और कब बना है, उसके बेसिस पे हम इसको कितने कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भैया? तीन पार्ट में। कौन कौन सा? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, बोलो जरा, पहला क्या हो जाएगा भैया? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। दूसरा क्या हो जाएगा भैया? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? टर्सियरी एग मेम्ब्रेन। देखना, दूसरा हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास टर्सियरी एग मेम्ब्रेन। टर्सियरी एग मेम्ब्रेन। बराबर है क्या? अरे यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? अब बनाता कौन है इसको, तो यहां पे लाल रंग से लिखना फॉर्म्ड बाई। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को कौन बनाता है अंडे के बाहर? अरे अंडा के बाहर कवरिंग बनना है ना भाई, तो इसको कौन बनाता होगा उसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। बराबर है क्या? इसको रेड रेड पेन से लिखना। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है, और टर्शियरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है, वो हम बात करने जा रहे हैं। बराबर है क्या? जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बनाता है वो बनाता है भैया खुद ओवम। कौन बनाता है भैया? खुद ओवम। अच्छा याद करो, ओवम कौन सा मेम्ब्रेन बनाया था जब हम लोग फॉलिकल को स्टडी किए थे? वीडियो देखी फॉलिकल वाला? अब पिट देंगे अगर आज जाके नहीं देखी फॉलिकल का वीडियो। क्या आखिरी का मेरे को लगता है आधा घंटा या 45 मिनट का होगा, और वो अभी तक तुम नहीं देखी है। 45 मिनट है मात्र। नहीं देखी हो तो चलो ठीक है, कम से कम बोलो तो बैठ के समझा तो देते। लिखी हो या नहीं लिखी हो अभी तक? तुम इसका ले जाके डायग्राम बना देना, ठीक है? चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें, अरे यार याद करो, इधर जब हम लोग डायग्राम बना रहे थे तो मैंने बोला था कि भैया देखो ये हमारा प्राइमरी ऊसाइट है, बताया था, और ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना दिया जैसे द जोना पेलुसिडा। अरे बनाया था या नहीं बनाया था? तो देखो, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है? खुद ओवम। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है? खुद ओवम। जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है वो बनाता है ओवरी। कौन बनाता है भैया? अरे फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होता है वो कौन बनाता है भैया? ओवरी। जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होता है वो कौन बनाता है भैया? ओवरी। और जो बाद में जो टर्सियरी एग कवरिंग होता है वो बनाता है ओविडक्ट। सही है? कौन बनाता है भैया? ओविडक्ट। अच्छा, ओविडक्ट का मतलब फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं हम लोग। अरे ओविडक्ट का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें कि ओवम कौन कौन सा लेयर बनाता है उसकी बात करें क्या? अरे ओवम, चलो ओवम हमारी बात करो, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारी बात करो तो ये बनाता है भैया जोना पेलुसिडा। क्या बनाता है? अच्छा, जोना पेलुसिडा खाली ह्यूमन में बनता होगा कि सारे मैमल्स में बनता होगा? सारे मैमल्स के अंदर बनता होगा। अरे क्लियर है भाई? चलो, तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आर फॉर्म्ड बाय ओवम।
जोना पेलुसिडा आर फॉर्म्ड बाय ओवम। अच्छा, ओवम में भी कौन सा ओवम, प्राइमरी ओवम के सेकेंडरी ओवम? प्राइमरी oocyte। क्या किस कौन बनाता है भैया? प्राइमरी oocyte बनाता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब जोना पेलुसिडा से पहले कोई दूसरा लेयर नहीं बना है हमारा, जोना पेलुसिडा से पहले कोई दूसरा लेयर नहीं बना है हमारा, बराबर है क्या? और यही बात करें हमारे में बनता है जोना पेलुसिडा, सार्क की बात करें क्या, सार्क, तो सार्क का जो एग होता है उसके ऊपर जो प्राइमरी कवरिंग मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जोना रेडिएटा। तो जोना रेडिएटा किसके अंदर मिलेगा? सार्क के अंदर। जोना रेडिएटा किसके अंदर मिलेगा भैया? सार्क के अंदर। और कभी अंडा देखा क्या मुर्गी का? अरे मुर्गी का अंडा देखा या नहीं देखा? चलो आ जाओ, एक बात करते हैं हम लोग। इधर देखो, मुर्गी को पहले उबाल लेना, उबालने के बाद मुर्गी के अंडे को पहले उबाल लेना, ठीक है भाई। उबालने के बाद क्या करना ना, उसको हाफ बॉईल करना, मतलब पूरी तरह से बॉईल ना हो पाए, ठीक है भाई। जब उसको तुम उबाल लोगे ना, जब छीलोगे ना उसको, तो छीलने के समय में ना दिखेगा तुमको कि एक लेयर उसी पे रह गया है, व्हाइट कलर का एक लेयर प्लास्टिक टाइप का वो उसी पे रह गया है। फिर उसको आदमी खुरद खुरद के फिर उसको उखाड़ता है, अरे वो आराम से उखड़ जाता है। तो वो एक जो पतला सा लेयर मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाइटालाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वाइटालाइन मेम्ब्रेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटालाइन। तो भैया मैमल को और सार्क को छोड़ के जो भी अंडा रिलीज कर रहा है, जो भी अंडा अपने बॉडी में चाहे बाहर रिलीज कर रहा है, उसके ऊपर कौन सा कवरिंग मिलेगा प्राइमरी के तौर पे? वाइटालाइन मेम्ब्रेन मिलेगा। कौन सा मिलेगा भैया? वाइटालाइन। क्या हमारे में वाइटालाइन मेम्ब्रेन है? नहीं, हमारे अंदर वाइटालाइन मेम्ब्रेन नहीं है, हमारे अंदर वाइटालाइन मेम्ब्रेन नहीं है। क्या सार्क के अंदर वाइटालाइन मेम्ब्रेन है? क्या कुत्ता के अंदर वाइटालाइन मेम्ब्रेन है? नहीं, कुत्ता के अंदर भी वाइटालाइन मेम्ब्रेन नहीं है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बातें क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें कि वाइटालाइन मेम्ब्रेन अदर्स में मिलते हैं भाई, बराबर है क्या? तो तीसरा हमारा क्या हो गया भैया? वाइटालाइन मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा भैया अदर्स में। बाकी जितने भी बच गए उसमें क्या मिलेगा भैया? वाइटालाइन मेम्ब्रेन मिलेगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊं? अरे बोलो, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझा दूं क्या? पक्की बात? तो प्राइमरी एक कवरिंग, सेकेंडरी एक कवरिंग, टर्शियरी समझ में आ रहा है क्या? चलो हमारी बात करें तो हमारे में ओवरी बनाता है कोरोना रेडिएटा। हमारे में कौन बनाता है भैया? कोरोना रेडिएटा कौन बनाता है बोलो? मैंने याद करो, जब हम लोग बात कर रहे थे तो बोले थे कि भैया जोना पेलुसिडा बनाता है प्राइमरी oocyte, लेकिन कोरोना रेडिएटा का कोई बात नहीं किए थे। तो बताओ कोरोना रेडिएटा कौन बनाता है? अब नहीं बोलेगा कोई। अरे जो कोरोना रेडिएटा कौन बनाता है? ओवरी बनाता है। और ओवरी जो है, ओवरी जो बना रहा है वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बनाता है, वो प्राइमरी नहीं बनाता है। क्या बनाता है भैया? सेकेंडरी। और कोरोना रेडिएटा सिर्फ किस में मिलेगा? मैमल के अलावा बाकी किसी में मिलेगा क्या? अरे मैमल्स के अलावा बाकी किसी में कोरोना रेडिएटा मिलेगा क्या? तो मैमल्स के अलावा बाकी किसी में कोरोना रेडिएटा नहीं मिलेगा, मैमल्स के अलावा बाकी किसी में कोरोना रेडिएटा नहीं मिलेगा, बराबर है क्या? और वही हम लोग इंसेक्ट की बात करते हैं, इंसेक्ट में मिलता है कोरियोन। वही हम लोग अगले एग्जाम्पल एक होता है हमारा कोरियोन। क्या होता है भैया? कोरियोन। और कोरियोन मिलता है भैया इंसेक्ट्स के अंदर। कहाँ मिलता है भैया? ये इंसेक्ट्स के अंदर, बराबर। तो भैया कोरियोन जो है इंसेक्ट के अंदर, वो कौन बनाता होगा भैया? ओवरी। मतलब इंसेक्ट का ओवरी बना रहा है, अरे इंसेक्ट का ओवरी बना रहा है। और वो किस टाइप का है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अरे हमारे में, हमारी बात करो, चलो कर लो पहले इतना, तुम लोग लिख ला है तो लिख लो पहले, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं हम लोग। एक बार समझ लेता ना तो मैं इधर लिखता, तब तक तुम अपना उधर करता, कोई दिक्कत नहीं था क्या? तो हम लोग बात करें कि ओवम जो है ना, ओवम क्या बनाता है भैया? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बनाता है। मैमल्स के अंदर क्या बनाता है? जोना पेलुसिडा। सार्क के अंदर क्या बनाता है? जोना रेडिएटा। और बाकी अदर्स में क्या बनाता है? वाइटालाइन मेम्ब्रेन, वो ओवम। वाइटालाइन मेम्ब्रेन तुम देखते हो, ये हमारा ही केस है, और ये बस तुमको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है? और ये किस टाइप का भैया? प्राइमरी टाइप का। याद करो, जब जीवन में सबसे पहले एग बन रहा होगा तो सबसे पहला मेम्ब्रेन क्या बनेगा हमारे अंदर? जोना पेलुसिडा। और वो क्या बनाता है? कौन बनाता है? खुद एग, खुद एवं ओवम, खुद ओवम बनाता है। बात समझ में आई नहीं है? उसके बाद बनता है हमारा कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा कौन बनाता है भैया? ओवरी। और ओवरी
कैसा मेम्ब्रेन बनाता है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी, वो बनाता है भैया। अरे यार सबसे पहले देखो, सबसे पहले फीमेल में एग बनेगा, बनना चालू होगा, तो पहले वो अपना मेम्ब्रेन तैयार करेगा। ओवरी के अंदर बन रहा है तो फिर वो करेगा, और ओवरी के अंदर बनने के बाद वो कहाँ रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो अगला कवरिंग कौन देने वाला है, फेलोपियन ट्यूब देने वाला है। तो टर्शियरी कवरिंग कौन देगा भैया, फेलोपियन ट्यूब। अच्छा बताओ, फेलोपियन ट्यूब का जो कवरिंग होता है हमारे अंदर, क्या हम बात किए थे क्या कुछ भी? अरे एक बात बताओ, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के अलावा कोई दूसरा एंजाइम था एक्रोसोम के अंदर? क्या एग के ऊपर कोई दूसरा कवरिंग था? नहीं, कोई कवरिंग नहीं था। लेकिन एक बात बताओ, हमारा अंडा जो है ना रिलीज होता है कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और कौन कैच करता है, फिम्बरी। फिम्बरी उसको कैच करके ऑस्टिया से अंदर भेजता है। अभी तुम सोचो, अगर वो कोरोना रेडिएटा होगा और वो टफ मटेरियल होगा, मान लो अगर वो चिपचिपा सा नहीं होगा, तो क्या उसका मूवमेंट हो पाएगा क्या आराम से? नहीं, उसको चिपचिपा होना पड़ेगा, और चिपचिपा नहीं होगा तो फेलोपियन ट्यूब उसको चिपचिपा बना देगा? नहीं। अरे चिपचिपा बना देगा तभी ना लेयर से आराम से चिपकेगा। तब वहां पे सीलिया मूव करेगा तो वो भी धीरे धीरे पीछे आगे की तरफ मूव करेगा, यूट्रस की तरफ जाएगा, एम्पुला की तरफ जाएगा। अरे सही बात गलत बात? तो भैया ओविडक्ट क्या कोई नया लेयर तैयार करता होगा कि सिर्फ एक जेली लेयर तैयार कर देता होगा? अरे सिर्फ एक क्या करता होगा, जेली कोट तैयार कर देता होगा। तो हम लोग बोले इसके एग्जाम्पल में, तो इसके एग्जाम्पल में बात करें तो भैया ओविडक्ट कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक जेली कोट तैयार कर देता है। क्या करता है भैया, एक जेली कोट तैयार करता है। और हमारे में जेली कोट पहले ही तैयार हो चुका है, जोना पेलुसिडा। और कौन बनाया भैया, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है भैया, ओवम। कौन बनाता है, खुद एग। जो खुद एग है वही अपना ये मेम्ब्रेन बना रहा होता है। तो हमारे में ये जेली कोट की चाहिए क्या? अरे हमारे में ये जेली कोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया हमारे में जोना पेलुसिडा बहुत पहले बन चुका है। हमारे अंदर जोना पेलुसिडा बहुत पहले बन चुका है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग बात करें कि भैया ये होता है भैया फ्रॉग के अंदर, क्योंकि फ्रॉग जो है ना अपना अंडा कहाँ रिलीज करेगा भैया, पानी में। अरे एम्फीबिया है ना, कहाँ रिलीज करेगा भैया, पानी के अंदर। तो उसके ऊपर एक जेली कोट का कवरिंग चाहिए, जो कौन देता है भैया, वो भी रख देता है। और साथ में मान लो किसी अंडे के ऊपर, साथ में मान लो किसी अंडे के ऊपर मान लो क्लिडोइक एक मतलब सेल मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो भैया, सेल मिल रहा। तो सेल भी कौन बनाता होगा, यही बनाता होगा। अरे ये तो फाइनल है ना, टर्शियरी। अब इसके बाद अंडा बाहर आ जाएगा, तो हमरे में बाहर आना है अंडा, हमरे में जब बाहर नहीं आना है तो यहीं पे रुक जाएगा। अब जिसमें बाहर आना है उसकी बात कर रहा है, तो अगर पानी में रिलीज होना है तो जेली कोट मिलेगा ताकि प्रोटेक्शन कर सके, और अगर जमीन पे बाहर आना है तो सेल और मेम्ब्रेन मिलेगा। तो हम लोग बात करें, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, सेल एंड मेम्ब्रेन्स मिलेंगे। और हम लोग बात करें कि भैया ये क्लेडोइक टाइप का होगा कि नॉन क्लेडोइक टाइप का होगा, क्लेडोइक टाइप का होगा। किस टाइप का होगा भैया, क्लेडोइक टाइप का होगा। अब ये बात समझ में आ गई क्या? अबे ये अंडा किस प्रकार का होगा, समझ में आया क्या? मतलब अंडा किस प्रकार का होता है हमारा, उसका योल्क सेक कैसा होता है, उसके योल्क का पोजीशन क्या होता है, बताया था ना, होमोलेसिथल, फिर टीलोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मेगालेसिथल, अरे सब बता दिया ना कंडीशन। उसके बाद देखो, एग हमारा उस पर कवरिंग मिलेगा तो क्या होगा, और कवरिंग नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बराबर है क्या? उसके बाद हम लोग बात कर ले कि भैया हम एग ओरिजिनली बोलते किसको है, ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन को मिला के हम क्या बोलते हैं, एग। क्या बोलते हैं हम लोग, एग। और एग मेम्ब्रेन हमारे तीन फेज में बनता है, एक होता है हमारा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शियरी। हमारे में एग बाहर नहीं आना है, तो जिसके में एग बाहर नहीं आना है उसके में सेकेंडरी तक बनेगा, टर्शियरी बनने का कोई चांस नहीं है। तो भैया टर्शियरी हमारा नहीं बनेगा। तो ये हमारा हो गया, ये बनाता है ओवम ओवरी ओविडक्ट, ओवम ओवरी ओविडक्ट, ओवम ओवरी ओविडक्ट। कोई दिक्कत? ये ओवम क्या बनाएगा हमारे में, जोना पेलुसिडा। सार्क में क्या बनाएगा, जोना रेडिएटा। बाकी में क्या बनाएगा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। मतलब बर्ड्स में क्या होगा भैया, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। जो हम लोग अंडा खाते हैं वो किसमें होगा भैया, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ओवरी क्या बनाएगा हमारे अंदर, कोरोना रेडिएटा। और हमारा तो एनिमल सीमेंट है, हाइलुरोनिडेज। अरे हाइलुरोनिक एसिड हमारा क्या है, एनिमल सीमेंट है कि नहीं? तो कोरोना रेडिएटा बनेगा, उससे जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो बॉडी हमारे अंदर पहले से है, तो उसको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, वो हमारे बॉडी के हर पोर्शन पे है। हमारा हर सेल उसी से जुड़ा हुआ है। हमारा हर एक सेल जो आपस में कांटेक्ट में है, एकदम हार्ड बन के है, वो किसकी वजह से है, दैट इज द हाइलोरोनिक एसिड की वजह से है। तो ये यहां तक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलो ये सब लिख लो।
देखो, अब मैं तुमको कंडीशन बता चुका हूँ कि अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चा पैदा होगा। तो दोनों कंडीशन पढ़ेंगे ना। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ का बात कर चुके हैं। अब फर्टिलाइजेशन करवा के हम बात करेंगे। अरे क्लियर है भाई? अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा। करो तुम लोग आराम से इधर, तब तक मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, फिर मैं इधर समझा दूंगा, ठीक है? देखो। हम्म, 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 हो गया। ऊपर से मिटा दूं क्या? हम्म। यहाँ से मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना? ना ना, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी बंदा नहीं प्यारे। बताऊं।
चलो यहां तक हो गया क्या सबका? मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। ये वाला मिटा दूं मियाँ? यहां तक कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, क्या? कहाँ? स्पर्म काउंट, COUNT काउंट। हाँ स्पर्म काउंट है।
चलो, यहां तक हो गया क्या सबका? चलो, यहां तक समझ में आ गया? बात करें क्या हम लोग एक एक करके सबको? चलो, अगर ये वाला रह गया हो तो रहने दो, फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर मैं उधर लिखूंगा, तब तक तुम लोग इधर कर लेना क्या। चलो, करे बात। चलो आ जाओ। देखो, हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होता होगा? सबसे पहले एग और स्पर्म दोनों आपस में कांटेक्ट में आते होंगे। अच्छा, एग भी एक सेल है और स्पर्म भी हमारा एक सेल है। अरे दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ है ना रे यार दोनों। तो हम लोग बात करें कि स्पर्म भी हमारा क्या भैया? एक सेल है। और स्पर्म भी है और एग भी है, दोनों आपस में क्या भैया? एक एक सेल है। समझना जरा, मैं वापस से बात करता हूं। देखो, ये हमारा एग्जैक्टली क्या है, ये वाला पूरा बात कर, समझना जरा। देखो, ये हमारा एगो एग हुआ, ठीक है भाई, और ये मान लो स्पर्म हुआ, ठीक है भाई। दोनों हमारा सेल है। जब दोनों सेल आपस कांटेक्ट में आते हैं, देखो कांटेक्ट में आया क्या? अरे जब तक दोनों आपस के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक फर्टिलाइजेशन थोड़ी होने वाला है। स्पर्म को एग के अंदर घुसना है ना, तो पहले कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? तो जब दोनों पास पास आता है ना भाई, देखो दोनों पास पास आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिनगैमी। मतलब सिन का मतलब होता है फ्यूज और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। सिन का मतलब एक साथ फ्यूज हो जाना। देखो हम लोग बोले, याद करो, बताया था सिनडक्टाइली। अरे बताए थे सिनडक्टाइल। सिनडक्टाइल का क्या मतलब था? डक्टाइल, दो उंगली आपस में जुड़ जाएंगे। तो दो उंगली आपस में जुड़ जाएगा, क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा क्या? अरे सिर्फ जुड़ेगा ना आपस में। अरे सिर्फ यही ना कंडीशन आएगा कि आपस में पूरा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा? नहीं ना। अरे ये दो उंगली और यही दो उंगली ना आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों नहीं तो ये दोनों, ये दोनों नहीं तो ये दोनों। इसीलिए हम सिनडक्टाइली बोले थे। तो भैया जब सेल आपस में आके जुड़े तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिनगेमी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सिनगेमी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सिनगेमी। अरे बोल दिया हम लोग सिनगेमी। अब देखो, अब देखो, मान लो ये स्पर्म सेल है, क्या ये पूरा का पूरा स्पर्म सेल इसके अंदर घुस जाएगा क्या? अरे घुसेगा या नहीं घुसेगा? उसका मेम्ब्रेन को तोड़ते फोड़ते क्या स्पर्म, एग के मेम्ब्रेन को तोड़ते फोड़ते स्पर्म अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? अच्छा, जब स्पर्म अंदर घुसता है तो याद करो, मैंने तुमको स्टेटमेंट लिखवाया था कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल को छोड़ के बाकी सब खत्म हो जाता है, बाकी सब डिजेनरेट होता है। बोला नहीं बोला था? क्या क्या बच गया हमारे पास? न्यूक्लियस बच गया, माइटोकॉन्ड्रिया बच गया और सेंट्रियोल। इनको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाते हैं भैया? डिजेनरेट। बाकी सब क्या हो गए? डिजेनरेट। तो डिजेनरेट हो गया तो बताओ, क्या इसका अपना कुछ साइटोप्लाज्म है क्या एग का? अरे यार, एग का अपना साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल है तो। अरे मदर का साइटोप्लाज्म रहता है तभी ना मदर का कैरेक्टर ज्यादा आता है बच्चे के अंदर। अरे मदर का साइटोप्लाज्म रहता है तभी ना मदर का कैरेक्टर ज्यादा आता है बच्चे के अंदर। तो हम लोग बात करें मदर के अंदर साइटोप्लाज्म है, सही है। और फादर का क्या गया? स्पर्म। जब स्पर्म गया तो भैया वहां पे क्या होगा? स्पर्म सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? साइटोप्लाज्म में पढ़ते हैं क्या? और साइटोप्लाज्म को हम लोग प्यार से प्लाज्मो बोलते हैं क्या? प्लाज्मा नहीं बोलते हैं? अरे पानी पानी वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। याद करो ना, साइटोप्लाज्म। नहीं? तो बताओ, इसका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गया क्या? लेकिन न्यूक्लियस अभी तक मिक्स नहीं हुआ है। अरे गैमीट जो है, मतलब फीमेल गैमीट जो एग है, उस भी वो भी एन है, हैप्लॉइड है। हम लोग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? डिप्लॉइड। 23 वो क्रोमोसोम किसके पास है? फीमेल के न्यूक्लियस के पास। और 23 क्रोमोसोम किसके पास है? मेल न्यूक्लियस के पास। लेकिन क्या दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुआ है अभी? नहीं, अभी तक सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिक्स हुआ है। अभी तक क्या मिक्स हुआ है भैया? साइड में। कैसे हुआ होगा? पहले दोनों आपस में देखो, पहले आपस में कांटेक्ट में आया होगा। देखो, ये एग मान लो और ये स्पर्म मान लो, बराबर है क्या? पहले ये एग मान लो, बराबर है क्या? और ये स्पर्म है। पहले ये स्पर्म जाके कांटेक्ट में जुड़ा होगा, इसको, इस एग को मालूम चला होगा कि अच्छा हमरे जैसा है, कि अलाउ कर देते इसको अंदर आने के लिए। फिर पूरा लेयर डिजेनरेट करके ये अंदर घुसा होगा। अरे बराबर। तो ये जाके जुड़ा तो इसको क्या बोले? सिनगेमी। ये अंदर घुस गया तो इन दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया क्या? अब क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। अब क्या बोलेंगे? प्लाज्मो। लेकिन क्या इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गया है? क्या जाइगोट बन गया है? नहीं। जब तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा तब तक जाइगोट नहीं बनेगा। जब तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा तब तक जाइगोट नहीं बनेगा। तो बताओ, क्या अब कैरियोगेमी होगा क्या? याद करो, कैरियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर ग्राउंड प्लाज्म होता है। अरे यार याद करो ना, प्रो कैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। बताए थे नहीं बताए थे?
तो कैरियोगेमी का मतलब क्या है कि हमारा अब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा आपस में, अरे है ना। अब देखो ये भी हमारा न्यूक्लियस एन है, ये भी न्यूक्लियस हमारा एन है, देखो ये हमारा एन है ना। अब दोनों आपस में फ्यूज किया, बताओ 2n बन गया क्या? अब यही पैदा होने वाला है क्या? अरे बोलो क्या यही पैदा होने वाला है क्या? अब यही थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब पूरा मिक्सअप करेगा पूरे साइटोप्लाज्म को, सब कुछ को, और उसको हम लोग बोलते हैं एम्फिओक्सस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? देखो हमारा न्यूक्लियस गया, फीमेल न्यूक्लियस था, दोनों आपस में फ्यूज हुआ, दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। अरे दोनों सेल का कंटेक्ट मिक्स हुआ या नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जब आपस में मिक्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एम्फीमिक्सिस। जैसे ही एम्फीमिक्सिस कंप्लीट हुआ, बताओ क्या जाइगोट बन गया क्या? अरे बोलो क्या जाइगोट बन गया क्या? अच्छा एक बात बताओ, जाइगोट हमारा बन गया है, क्लियर है भाई, लेकिन जाइगोट हमारा कब बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन कब होगा, समझना। एग कितना बड़ा होता है, मान लो कि एग इतनू सा है, बराबर है क्या, और स्पर्म इतना सा है, सही है। एग कहां पे होता है बताओ तो? एक बड़े मतलब जितना बड़ा स्पर्म है, स्पर्म के लिए तो भैया वो समुंदर है नहीं, पूरा उतना बड़ा यूट्रस, फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जाना, अरे पूरा उसके लिए भैया समुद्र टाइप का है कि नहीं, मतलब बहुत बड़ा एरिया उसको कवर करना है खोजने के लिए, है ना। तो स्पर्म एग को आसानी से पहचान ले उसके लिए क्या होना चाहिए, या आसानी से ढूंढ ले उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो स्पर्म काउंट बेहतर होना चाहिए मेल में। अगर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा है तो क्या आराम से एग को पहचान लेगा क्या? अच्छा स्पर्म जो है ना, एग की तरफ मूव नहीं करता है, वो सीधे रैंडम ढूंढता है जहां मिल जाए, समझ में आएगा? वो सीधे क्या करता है भैया? रैंडम ढूंढता है जहां मिल जाए। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अब नहीं बोलेगा सब। तो अब उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म मिलकर उसको ढूंढेगा। अरे सब रैंडम मूवमेंट करेगा। तो देखो हम लोग बोले कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, एक चांस फैक्टर होता है, चांस फैक्टर। अब ये सेक्सुअल कांटेक्ट तो रोज होता है ना भैया, लेकिन क्या रोज फर्टिलाइजेशन हो जाता है क्या? नहीं, ये चांस फैक्टर है, फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे बात समझ में? तो ये कैसा भी हमारा एक चांस फैक्टर होता है, ये कैसा होता है भैया हमारा एक चांस फैक्टर होता है। और मूवमेंट जो ऑफ स्पर्म जो होता है वो यूट्रस के अंदर या फिर फीमेल बॉडी के अंदर वो कैसा होता है? रैंडम। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे कोई केमिकल के बेसिस पे मूवमेंट नहीं है, ये सीधे मूव करता है, एग मिला तो मिला, नहीं मिला तो 4 दिन के बाद स्पर्म वैसे भी डिजेनरेट हो जाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अब नहीं बोलेगा भाई। अब स्पर्म जो है एग को आसानी से पहचान ले, तो देखो एगो एग इतनू सा है और एगो एग इतना सा है, बताओ किस एग को आसानी से पहचाना जा सकता है? अरे बड़े वाले को ना। तो मतलब फर्टिलाइजेशन आसानी से हो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक एग का साइज बड़ा होना चाहिए, और साथ में जो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करे वो ज्यादा अमाउंट में इंटर करे। अरे स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा हो, अगर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा होगा तो क्या आसानी से ढूंढ लेगा क्या फीमेल एग को? नहीं बोलेगा सब। अगर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा होगा तो क्या आसानी से ढूंढ लेगा या नहीं ढूंढ लेगा फीमेल बॉडी को? अरे ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा? तो ढूंढ लेगा ना भैया, तो ये हमारा कंडीशन है, क्लियर भाई? अब समझना, इधर देखो, मैंने तुमको बताया था ना कि जब स्पर्म, अभी यार जैसे मान लो कि कुत्ता है, बराबर है क्या, मतलब कुतिया है, और उसमें अगर मेल स्पर्म डाल दिया जाए ह्यूमन का, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कुछ तो होता होगा ना, याद करो मैंने तुमको सेल में बताया था कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन होता है, एग जो है स्पर्म को पहचानता है और स्पर्म जो है वो एग को पहचानता है, तो समझना। तो एग जो होता है ना, तो एग के ऊपर एक एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। अच्छा ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन हर तरफ होगा, है ना, हर तरफ होगा, अरे हर तरफ होगा, और ये होगा एंटी, अरे यार इसका उल्टा क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग। अरे यार तभी ना दोनों आपस में जुड़ेगा, एक दूसरे का उल्टा होगा तभी ना आपस में दोनों जुड़ेगा। अब समझना, जैसे कि मान लो कि ये एग है और एग के ऊपर रिसेप्टर जो है ना इस प्रकार का है, तो ये स्पर्म जो होगा उसको अपने ऊपर इस प्रकार का रिसेप्टर रखना पड़ेगा ना भाई। जब तक ये दोनों आपस में फिट नहीं होगा तब तक दोनों पहचान पाएगा कि अच्छा ये हमारे टाइप का एग है? अरे बोलो, पहचान पाएगा या नहीं पहचान पाएगा? तो वो नहीं पहचान पाएगा, समझ में आ गया? तो भैया एग के ऊपर एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, क्योंकि एग तो फर्टिलाइज होना चाहता है ना भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या? एक तो फर्टिलाइज होने के लिए ना रिलीज हुआ है। तो हम लोग बात करें कि भैया यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ये प्रोटीन है लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
और ये देखो ये स्पर्म है और स्पर्म के ऊपर क्या मिल रहा है भैया, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ये दोनों आपस में जिसी जुड़ेगा एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाएगा, बोलेगा अच्छा तो तुम ही है, तो बोलेगा हाँ हम ही हैं। तो उसके बाद क्या करेगा, जब दोनों आपस में मिलेगा, अरे जब दोनों आपस में मिलेगा तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेगा, और जैसे ही एक दूसरे को पहचाना तो एक क्या बोलेगा कि हमरे जैसन है, मतलब हमको फर्टिलाइज कर सकता है, अपना लेयर हटाओ। तो ये वाला टूटेगा और स्पर्म कहां इंटर करना चालू कर देगा भैया, एग के अंदर। कहां इंटर करना चालू कर देगा, एग के अंदर। अब समझना कैसे होता है। देखो एक प्रोटीन होता है जैसे हम बोलते हैं क्लूपिन प्रोटीन, प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ये जो हम बोल रहे हैं ना एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, इस एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का नाम है क्लूपिन प्रोटीन। क्या नाम है भैया, क्लूपिन प्रोटीन। और इसका नाम फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ही है। इसका नाम क्या भैया, फर्टिलाइज। मतलब फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किसको पहचानता है, क्लूपिन प्रोटीन को पहचानता है। और वो दोनों जैसे ही आपस में पहचानेगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में आई नहीं है, तो दोनों जैसे ही आपस में पहचानेगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट। अब समझना कैसे होगा। देखो पहले स्पर्म गया, स्पर्म कोरोना रेडिएटा के पास, इसको मिल जाएगा ये वाला लेयर। उसको भैया सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पहले डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व करते साथ इसको फर्टिलाइजिंग लेयर मिलेगा। वहां पे लेयर पहचाना पहचानी होगा आपस में, पहचाना पहचाना अगर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद स्पर्म क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को पार करके कहां पहुंचेगा, एग तक। देखो जोना पेलुसिडा को पार करके एग तक पहुंच रहा है क्या, देखो अभी ये पहुंच गया क्या। अब पहचाना पहचानी हो गया है तो अब एग स्पर्म के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा, मतलब स्पर्म को बताएगा कि नहीं बताएगा कि तुम हमको फर्टिलाइज कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो अब क्या होता है कि स्पर्म तो पूरा पूरा ट्रेवल करके आया है वहां तक, तो एग भी थोड़ा बहुत ट्रेवल कर लेता है स्पर्म के लिए। देखो हल्का ऊपर उठ गया क्या, अरे उठा नहीं उठा। अब जैसे ही दोनों आपस में कांटेक्ट में आता है ना, जब स्पर्म का सेल, अब ये भैया ये क्लूपिन प्रोटीन खत्म, उसका काम खत्म, दोनों खत्म हो गया, बात बराबर हो गया, बराबर है क्या। अब पूरा एकदम ओरिजिनल अब हमारा स्पर्म जा रहा है अंदर, क्लियर है भाई। तो ये जैसे ही ये उठेगा ना भाई, अब स्पर्म समझ में आ जाएगा हमको यहाँ से जुड़ना है, ये यहाँ पे जुड़ेगा और ये अंदर घुसेगा तो उस लेयर को धसाएगा या नहीं धसाएगा। अरे यार एक पतला सा लेयर है और किसी को इसके अंदर घुसना है तो वाला लेयर थोड़ा सा धसेगा कि नहीं धसेगा। तो ये वाला लेयर देखो थोड़ा सा धसा और ये धसते धसते ये वाला पूरा अंदर घुस जाएगा इसके अंदर, अरे है ना। तो ये वाला कहाँ है, अरे बाहर वाला, ये वाला लेयर क्या है, जोना पेलुसिडा है। अरे जोना पेलुसिडा तो चिपचिपा सा लेयर होता है ना यार, उसको डिसॉल्व कर देगा फिर बन जाएगा, फिर डिसॉल्व कर देगा फिर बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो बार बार वो बन जा रहा है और स्पर्म में क्वालिटी है कि उसको बार बार डिसॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्पर्म अंदर घुस गया। अब बताओ क्या एक स्पर्म अंदर जा चुका है, क्या दोबारा स्पर्म जाना चाहिए अंदर उसी एग के अंदर। अगर दो स्पर्म चला गया तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक तो स्पर्म चला गया तो 46 क्रोमोसोम हो गया, और एक और स्पर्म चला जाएगा तो 23 और चला जाएगा, अरे दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब छक्का उक्का पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे दिक्कत होगा या नहीं होगा। अरे बताया था ना एक्स एक्स वाई एक्स वाई वाई, अरे ऐसा कंडीशन आया था या नहीं आया था। इस तरह का कंडीशन आ सकता है या नहीं आ सकता है, अब बोलवे नहीं करेगा सब, आ सकता है ना भाई। तो ये देखो अब ये अंदर, मतलब अब इसके लिए क्या चाहिए भैया, एक नया लेयर तैयार हो जाए जिसमें से अब दूसरा स्पर्म अंदर घुस ना पाए। मतलब जैसे ही स्पर्म उस एग के पास पहुंचे, एग बोल दे कि नहीं पहला स्पर्म घुस चुका है अब तुम घुस नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो ये जैसे ही ये एग्स के अंदर घुसेगा, देखो दूगो न्यूक्लियस बना क्या। अब जैसे ही दूगो न्यूक्लियस, जैसे ही ये वाला अपना लेयर उठाता है ना भाई एग, जैसे ही एग को मालूम चलता है कि भैया अब आ गया है कौन, स्पर्म फर्टिलाइज करने, तो वो अपने अंदर बनाना चालू कर देता है। देखो ये वाला प्रोटीन बना रहा है ना, तो ये वाला अपना प्रोटीन बनाना चालू करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बनाना चालू कर देगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बनाएगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब देखो ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस, अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा तो इसी को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, नहीं ये दोनों आपस में, ये भी एन ये भी एन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, दोनों मिलेगा डिप्लॉइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मेल का और ये फीमेल का, ये फिर ये फीमेल का ये मेल का, सही है। अच्छा बताओ ये दोनों प्रो न्यूक्लियस है क्या, प्रिमिटिव है क्या, नहीं अभी नया नया बना है भाई, तो प्रो न्यूक्लियस है नहीं। अरे फिर तो फर्टिलाइज करेगा तो फिर बड़े स्तर पे काम करेगा ना। हमारा कैसा होता है, हमारा तो हम तो ऑर्गेनिज्म 2n है ना भाई, और स्पर्म हमारा n है, तो उसको तुम न्यूक्लियस बोलेगा कि प्रो न्यूक्लियस बोलेगा, प्रो न्यूक्लियस। उसको 2n बनने तक क्या बोलेगा उसको, प्रो न्यू। एक बार 2n बन जाए उसका न्यूक्लियस बोलने लगेंगे हम लोग। तो अभी तक हमारे पास क्या है, ये वाला फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, ये वाला मेल प्रो न्यूक्लियस है। देखो ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस और ये वाला मेल प्रो न्यूक्लियस है। अब ये जो
जो फीमेल का जो एग था वो क्या बनाया था, कोर्टिकल ग्रेन्यूल, उसको बाहर रिलीज कर देता है। क्या करता है, उसको बाहर रिलीज कर देता है। और ये देखो एक नया लेयर तैयार हो गया, और इस लेयर को बोलते हैं फर्टिलाइजिंग लेयर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। मतलब फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या दिखाता होगा दूसरे को कि भैया हम फर्टिलाइज हो चुके हैं, हम फर्टिलाइज हो चुके हैं। बाकी स्पर्म को बोलता होगा कि अब तुम्हारा एंट्री नहीं है। अच्छा, स्पर्म के अंदर कै गो लेयर था डिसॉल्व करने के लिए, एक था हेलोरोनिडेज, कोरोना रेडिएटा, जोना लाइसिन। क्या क्या डिसॉल्व कर दिया, कोरोना रेडिएटा खत्म, हाइलोरोनिडेज खत्म, जोना लाइसिन को भी डिसॉल्व कर देगा। लेकिन क्या उसके अंदर ऐसा कोई एंजाइम था जो फर्टिलाइजिंग लेयर को खत्म कर सके? अरे फर्टिलाइजिंग लेयर को खत्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जब फर्टिलाइजिंग लेयर को नहीं खत्म कर पाएगा तो बताओ क्या पॉलीस्पर्मी होगा? पॉली का मतलब मेनी, स्पर्मी का मतलब स्पर्म। क्या ज्यादा स्पर्म इंटर करेगा एक से अधिक? तो एक से अधिक स्पर्म को इंटर नहीं करने देगा। अरे बात समझ में आया नहीं आया? तो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का काम क्या है वो समझ में आया। और फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कब बनता है भैया? जब फीमेल एग के अंदर एक स्पर्म जब इंटर कर जाएगा तो उसके ऊपर क्या लेयर बन जाएगा, एगो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का एक लेयर तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी कोई दूसरा स्पर्म इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा और नॉर्मल कंडीशन बनाएगा। अरे सही बात क्या, ये बात क्लियर है क्या? अब देखो दोनों आपस में, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गया और ये बन गया हमारा 2n। और जिस वक्त हमारा 2n बन गया, क्या अब कोई स्पर्म आ भी जाए तो कोई फर्टिलाइजेशन होने वाला है? अरे जब तक n है तबे तक ना बात, उसके बाद कच्ची का बात। तो सब लेयर खत्म, जो लेयर बना था वो सब खत्म, अब फर्टिलाइज हो चुका है, बात मामला साफ हो चुका है। अब क्या बन जाएगा भैया, जाइगोट। अब क्या बन गया हमारा, जाइगोट। और इसी जाइगोट का डेवलपमेंट करवाएंगे तो बच्चा बनेगा। अरे बोलो ना रे, अब इसी जाइगोट का डेवलपमेंट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा? तो चलो, तो ये बात यहां तक लिख लेना, जिसका यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ। जाइगोट कैसे बनता है समझ में आ गया ना? अरे जाइगोट कैसे बनता है ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई तो बताओ भाई। मिटा दे क्या सब? ये मिटा रहा हूं। कहा? नहीं नहीं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। चलो यहां तक समझ में आ गई क्या? चलो, कभी तुमने वर्ड सुना है क्या, पार्थिनोजेनेसिस? अरे पार्थिनोजेनेसिस वर्ड सुना था? नहीं सुना था? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये हुआ था भैया किसके अंदर, ये हुआ था किसके अंदर? अरे ये हुआ था किसके अंदर, याद करो, हनी बी के अंदर। अरे जो हनी बी का जो मेल बना था ड्रोन, वो कैसे बना था, पार्थिनोजेनेसिस से हुआ था। याद करो, अगर हनी बी का एक फर्टिलाइज होता है तो क्या बनाएगा, फीमेल। और अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या बनाएगा, मेल। अरे याद है या भूल गए? चलो तो हम पार्थिनोजेनेसिस में करते हैं अपन, ठीक है भाई। पार्थिनोजेनेसिस की बात करें, पार्थिनोजेनेसिस पहले भी तुमको मैं एनिमल हस्बेंड्री में बता चुका हूं, है ना भाई। और पूरा कैसे डांस करता है कौन, दैट इज वो सारी बातें कर चुका था, बराबर है क्या? तो हम लोग बात करते हैं भैया पार्थिनोजेनेसिस, एक तो हमारा नेचुरल टाइप का होता है और दूसरा हमारा क्या होता है भैया, आर्टिफिशियल। हम लोग आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस भी करवा देते हैं कभी कभी, है कि नहीं? हम लोग किसकी बात करेंगे, नेचुरल की आर्टिफिशियल की? नेचुरल की। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज एरेनोटोकी की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, एरेनोटोकी। एरेनोटोकी की बात करेंगे तो हम लोग बात, एरेनोटोकी का मतलब होता है जब हैप्लॉइड बनेगा ना, जब पार्थिनोजेनेसिस से कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तब हम उसको बोलेंगे एरेनोटोकी। और जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा तब हम उसको बोलेंगे थेलोटोकी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, थेलोटोकी। और इसमें भी हम लोग कौन सा बात करते हैं, एरेनोटोकी की थेलोटोकी? अरे हमारा जो ड्रोन होता है, जो हनी बी का मेल होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है?
हैप्लॉइड। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, थैलेटोकी की एरिनोटोकी की? एरिनोटोकी। अरे किसकी बात करेंगे हम लोग, एरिनोटोकी। मतलब हम लोग बात करें कि यहाँ पे एग डेवलप्ड होता है, यहाँ पे एग डेवलप हो जाता है, एग डेवलप्स बाय मियोसिस, और यहां पे हम लोग बात करें तो विदाउट मियोसिस, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में याद करो, मैंने तुमको बताया था हनी बी। कौन सा हनी बी, मेल की फीमेल? मेल ना। तो ड्रोन की बात किए थे हम लोग, और इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल में है लेसर्टा, लिजार्ड, और एक हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रेसियस फिश के अंदर, SSIUS, क्रेसियस फिश के अंदर। चलो, जब इधर कंप्लीट हो जाए तो बताना, वो वाला समझा दूंगा, उधर लिखना, तब तक मैं इधर लिखूंगा, ठीक है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाना, ये वाला करने के बाद वो वाला लिखना मत चालू करना, ठीक है? एक स्टेटमेंट लिखना है, वो लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हो गया क्या? एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हैं? हो गया? हो गया क्या? सब क्या होगा, सबका हो गया भाई मेरे? चलो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन प्रिवेंट पॉलीएस्पर्मी। क्या बोर्ड पे ही लिख दें? तो जब ये डायग्राम बना लेना तो एक स्टेटमेंट लिख लेना भैया, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, ये जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन है वो किसको प्रिवेंट करता है? लिख लेना, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी। फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा इन बर्ड्स, पॉलीस्पर्मी प्रेजेंट। भाई मेरा राइटिंग माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, ठीक है? चलो तो समझ में आ गया क्या? ऐसे ही लिखते हैं, जब जबरदस्ती लिखवाओगे ना तो यही होगा। इसीलिए बोलते जबरदस्ती मत लिखवाया करो, लेकिन नहीं, तुमको तो लिखवाना है। अच्छा, ऐसी इस तरीके से लिखना ना तुम लोग कि ये वाला जिस पेज में लिख रहे हो ना उसी पेज में खत्म हो जाए, ताकि अगले पेज से हम लोग क्लेवेज पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जाइगोट तो बन गया, अब ये कैसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा? अरे सेल डिवाइड करेगा ना, नहीं करेगा डिवाइड? सेल डिवाइड करेगा तो सेल को हम लोग डिवीजन करवाएंगे। क्लियर भाई? तो हमारा पार्थिनोजेनेसिस यहीं पे देख लेंगे अपन, ठीक है भाई? उसके बाद हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? अरे करें, चलो आ जाओ, बात करें हम लोग। कुछ नहीं करना है, आर्टिफिशियल तो हम कर रहे हैं ना,
बस एक बार समझ लो, उसके बाद करते रहना, ठीक है? बोले? अब बोल भी नहीं करेगा सब। अरे बोलो ना रे। बोले? चलो आ जाओ। देखो, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है हमारे पास 2n, जैसे मान लो ये हनी भी है। मान लो इसमें मियोसिस होगा, क्या होगा भैया इसमें? मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? 4 गो एन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एन, 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 एन। मान लो कि इसका और इसका मतलब ये दोनों गोरा का फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो ये फिर से फीमेल बना देगा। अरे हनी बी में जिस भी एग का फर्टिलाइजेशन हो गया वो क्या बना देता है? फीमेल। और जिस एग का नहीं हुआ वो क्या बनाएगा? मेल। मतलब ये डायरेक्ट डेवलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ड्रोन बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेन। तो ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, कैसा था, बना कैसा? एन। यहां देखो, देखो, एग डेवलप बाई मियोसिस, अंडा बना मियोसिस से, कोई दिक्कत? तो भैया अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हनी बी ड्रोन, कोई दिक्कत? चलो अगला, थेलोडोकी की बात करें, इसमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। देखो, अब यहां पे मियोसिस हो गया तब तो एन बन जाएगा सब। अब मियोसिस नहीं हुआ, यहां पे मियोसिस नहीं हुआ, डायरेक्ट ये बन गया, तो कैसा बनेगा? एग डेवलप विदाउट विथ मियोसिस, विदाउट मियोसिस, बाई मियोसिस, विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के डेवलप हुआ। अब बिना मियोसिस के डेवलप होगा तो सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म बना देगा। चलो मेरी बात करो, हमारा बोन मैरो है, एगो बोन मैरो का सेल निकाले, डिवाइडिंग सेल है, अब उसको डिवाइड करवा रहे हैं, जाइगोट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? अब पूरा का पूरा मेरे जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो कचिए फर्टिलाइजेशन से बना है, कैसे बना है? बिना फर्टिलाइजेशन का। हम भी 2n है, वो भी 2n है, मियोसिस हुआ है उसमें? नहीं। तो विदाउट मियोसिस बंदा के लेसर्टा में, और कैसे? और हम जो ये बोन मैरो निकाल रहे हैं, जो क्लोन तैयार कर रहे हैं, वो किस टाइप का है? आर्टिफिशियल टाइप। नेचुरल टाइप भी ऐसा होता है, और ये होता है किसके अंदर? लिजार्ड के अंदर और क्रेशियस के अंदर। जो फिश का नाम है क्रेशियस, बराबर है। अब इधर वाला मिटा दूं मैं? चलो, सब टॉपिक समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताना, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा हो तो बताना, ठीक है? रुक जाएंगे अपन थोड़ी देर। चलो, तो अब हमारा एकदम मेन टॉपिक है, अब बच्चा कैसे कैसे बनेगा उसका डेवलपमेंट बात करेंगे। एक सेल से हम लोग इतने सेल कैसे बने, सारा बात करेंगे ना अपन। तो हमारे पास अब टॉपिक है क्लीवेज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन, या फिर इसी को बोला जाता है सेलुलेशन। अरे नया नया सेल बन रहा है ना, इसको तुम क्लीवेज बोल सकते हो, सेगमेंटेशन बोल सकते हो, सेलुलेशन बोल सकता है। इसमें एक हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो तुमको किसी कीमत पे याद रखना है, उस चीज को, मतलब एग्जाम में पहुंचो वो वाला पॉइंट भूलना नहीं, चाहे जो हो जाए किसी कीमत पे, वो नहीं भूलना है। इससे अगर क्वेश्चन आएगा ना क्लीवेज, सेगमेंटेशन या फिर सेलुलेशन से, तो वही सवाल आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इस साल के भी पेपर में था, पिछले साल के पेपर में भी था, उसके पिछले साल के पेपर में भी था, हर साल रहता है ये सवाल। मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि ये सवाल ना आए। बराबर, एकदम फिक्स क्वेश्चन है यहाँ से कि ये वाला क्वेश्चन हमारा फिक्स आना ही है, ठीक है? क्रेसियस, CRASSIUS, एक लिजार्ड है और दूसरा फिश है। हो गया? चलो इसकी बात करें थोड़ा हम लोग।
चलें अब आगे बात करें। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लीवेज, सेगमेंटेशन या फिर सेलुलेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं भैया, ध्यान रखना इस चीज को, चाहे जो हो जाए इसको मत भूलना यार प्लीज। चाहे जो हो जाए इसको मत भूलना, चाहे जो हो जाए, ठीक है भाई? अरे ठीक है ना? हाँ, हम सच सच बता रहे हैं, ये वाला पार्ट तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट होगा जितना कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो आ जाओ। तो एक डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, और सबसे खास बात में सारा डायग्राम सेम बनना चाहिए तुम्हारा। देखो, ये सब में गोला सेम बना है क्या? एग्जैक्ट है ना भाई? ये यही इंटरेस्टिंग बात है भाई। चलो देखो, ये वाला हमारा जाइगोट है। जाइगोट का मतलब कितना सेल? जाइगोट का मतलब एगो सेल होता है रे। 2n है, एक गुना सेल है रे। जाइगोट तो सिंगल सेल होता है ना रे। तो हमारा पहले तो जीवन में एक गुना सेल बनता है रे, जाइगोट है ना बनता है रे। आप बोलेगा नहीं सब। तो भैया हमारा जाइगोट बन गया। तो जाइगोट कैगो सेल है भैया? पूरा का पूरा एगो सेल है। जाइगोट पूरा का पूरा कैगो सेल है भैया? एगो सेल है। अब जाइगोट से बनता है भैया, जो स्टेज आता है वो आता है मोरूला। क्या बनता है भैया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? जाइगोट से क्या बनता है? मोरूला। क्या बनता है भैया जाइगोट से? मोरूला। मोरूला से बनता है ब्लास्टुला। क्या बनता है? और ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला। क्या बनता है? गैस्ट्रोला। कितना अच्छा अच्छा नाम है, बताओ, है ना भाई? देखो, मोरूला की बात करें तो लगभग 8 से 10 सेल जब हो जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे मोरूला। क्या बोलेंगे हम उसको? 16 से लेके 32 सेल्ड स्टेज होगा तब हम उसको बोलेंगे ब्लास्टुला। क्या बोलेंगे हम उसको? और जब 64 सेल्ड स्टेज होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे भैया? गैस्ट्रुला। देखो, एक सेल है, डिवाइड करेगा तो 2 बनेगा, फिर डिवाइड करेगा 4 बनेगा, फिर डिवाइड करेगा 8 बनेगा। जब 8 बन गया तो क्या बोलोगे? देखो, फिर डिवाइड करेगा 16 बनेगा, तो 16 बन गया तो क्या बोलोगे? फिर डिवाइड करेगा 32 बनेगा, 32 बनेगा तब भी क्या बोलोगे? 32। फिर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? 64। और जब 64 सेल बन गया तब क्या बोलोगे? गैस्ट्रोला। अरे बात बराबर है क्या? अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां पे अभी एक सेल है, यहां पे 8 को सेल होना चाहिए। तो देखो, इस प्रकार बहुत सारे सेल होंगे इसके अंदर। अरे है या नहीं है? देखो तो 8-10 को सेल हो गया क्या? अरे हो गया होगा। इसके अंदर बात करें तो 16 से 32 सेल होने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो बताने जा रहा हूं भैया। देखो, अंदर में सेल का नंबर बढ़ रहा है क्या? अरे बोलो ना। अंदर में सेल का नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और अंदर में सेल का साइज क्या हो रहा है? देखो तो, सेल का साइज छोटा हो रहा है, जबकि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे को वो उतना ही बड़ा दिख रहा है क्या? अरे देखो ना जरा, बाहर वाला स्ट्रक्चर हमारा इतना ही बड़ा दिख रहा है क्या? तो बस यही क्वेश्चन तुम्हारे बार बार एग्जाम में आएगा। बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्राइक करता है, पूछता है तुमसे कि भैया बताओ कि देखो, इस वाले एक सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं हम लोग इस सेल को? कोई सा भी स्टेज हो, क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। तो तुमसे पूछेगा, अच्छा क्लीवेज कब तक बोलोगे तुम? जब तक ये होगा तब तक क्लीवेज बोलोगे उसका, तुम उसको क्लीवेज नहीं बोल सकता, उसका डिवीजन बोलेंगे। क्लीवेज क्यों बोलते हो वो समझना। देखो, जैसे मान लो कि इतना बड़ा जाइगोट बना हमारा, तो 2 सेल बना, तो इससे बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना। अब यार नहीं बोलेगा, समझता ही नहीं यार तुम लोग यार। पहले इधर देखो मेरी तरफ, देखो, इतना बड़ा सेल है हमारा, जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये हमारा जाइगोट है। 2 सेल बना, फिर 4 बना, फिर 8 बना, फिर 16 बना। क्या इसका साइज बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इसका साइज बड़ा नहीं होता है, इसका साइज इतना ही रहता है। वापस से बोल रहा हूं, जाइगोट इतना बड़ा है तो ब्लास्टुला में भी इतना ही होगा, गेस्ट्रुला में भी इतना ही होगा, मोरूला में भी इतना ही था। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके अंदर लगातार सेल डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पहले एक एक सेल है तो इतना बड़ा सेल है, अब 2 गो हुआ तो ये सेल 2 गो हो गया, अब 4 गो हुआ तो देखो अब सेल 4 गो हो गया। अरे डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो लगातार अंदर के सेल का साइज छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन बाहर से जो मेरे को बॉल दिख रहा है वो छोटा हो रहा है क्या? अरे नहीं, वो छोटा नहीं हो रहा है। मतलब अंदर का जो ब्लास्टोमियर है उसका नंबर बढ़ रहा है और साथ में सेल का साइज छोटा होते जा रहा है, जबकि ओवरऑल जो मेरे को दिखाई दे वो सेम। और अगर ऐसा होता है डिवीजन, तब हम उसको क्या बोलेंगे? नहीं तो उसको क्लीवेज। अगर ये बढ़ने लगा डिवीजन के साथ तो क्या तुम इसको क्लीवेज बोलोगे? तो क्या बच्चा बाद में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, तो बाद में उसको तुम क्लीवेज बोलेगा? नहीं, उसके फिर बाद में तुम क्लीवेज नहीं बोलेगा। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं?
भैया ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल, उसके पिछले साल, पिछले लगभग 9-10 साल से लगातार सवाल आ रहा है इससे। तुम्हारे टाइम में सवाल रहेगा चाहे जो हो जाए, है ना? तुम्हारे टाइम में सवाल देगा, तुम्हारे टाइम में सवाल देगा। ड्यूरिंग क्लीवेज द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेज बट द शेप ऑफ या फिर द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीजेज। तो सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट? अरे नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ रहा है ना क्लीवेज के वक्त। अरे सेल का साइज बोल रहा है, ब्लास्टोमियर बोला, कब बोला ब्लास्टूला का साइज घट गया है? ब्लास्टोमियर बोला। इसके अंदर जो ये वाला सेल है ना भैया, लाउड, हाँ मार कर देता हूं मैं, ठीक है? देखो ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। उसका जो एगो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे एगो सेल को तुम क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर। तुमको वापस से स्टेटमेंट बोला, ड्यूरिंग क्लीवेज, ड्यूरिंग क्लीवेज, ड्यूरिंग क्लीवेज ब्लास्टोमियर, द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेज while the size of blastomere decreases। सही है गलत है? but the overall size of but the overall size is constant। क्या ओवरऑल साइज कांस्टेंट रहेगा क्या? अरे बोलो, क्या ओवरऑल साइज कांस्टेंट रहेगा क्या? भैया वो चेंज हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज हमारा नहीं होगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक बातें क्लियर नहीं हो तो बोलो। अरे मियाँ, अभी नहीं बनाना था डायग्राम भाई, बोले थे क्या डायग्राम बनाने के लिए? अभी नहीं बना, हम समझा रहे थे कि क्लेवेज क्या होता है ना? अगर मान लो हमारा सेल का साइज बढ़ गया तो क्या बोलोगे उसको? नॉर्मल सेल डिवीजन। क्या बोलोगे भैया? सेल डिवीजन। और अगर साइज कांस्टेंट रह के अंदर का सेल लगातार डिवाइड कर रहा है तब तुम उसको क्या बोलोगे? क्लीवेज। क्या बोलेंगे हम लोग? क्लीवेज। तो जाइगोट बनता है तो हमारे अंदर क्या चल रहा होता है? क्लीवेज। जाइगोट के अंदर क्या चल रहा होता है भैया? क्लीवेज। और क्लीवेज चलते चलते कौन कौन सा स्टेज बनेगा वो समझ में आया क्या? अरे यार, अच्छा बताओ, जाइगोट से क्या बनेगा? क्या इसका साइज चेंज होगा क्या? क्या ब्लास्टुला बनेगा क्या? क्या गैस्ट्रोला बनेगा क्या? क्या अब साइज चेंज होगा क्या? अरे हाँ, इसके बाद साइज चेंज होता है, इसलिए अब इसको नाम नहीं देते, क्योंकि जब तक क्लीवेज चल रहा है ना तभी तक हम इसका सेल के बेसिस पे नाम देते हैं। जब तक क्लीवेज चल रहा होगा तब तक हम सेल के बेसिस पे नाम दिए कि अगर एगो सेल है तो जाइगोट, 8 सेल है तो मोरूला, 16 से 32 गो सेल है तो ब्लास्टुला, और 64 गो सेल है तो गेस्ट्रुला। अब क्या होगा ना, अब इसका साइज बढ़ने लगेगा, अब उसका साइज बढ़ने लगेगा, और जब इसका साइज बढ़ने लगेगा तब तुम अब इसको कुछ ऐसा नाम नहीं दे सकते, तब तुम इसको ऐसा कुछ नाम नहीं दे सकते। देखना एग्जाम में चाहे कुछ पढ़ के जाओ चाहे नहीं जाओ, भैया तुमको क्लीवेज पढ़ के जाना, चाहे जो हो जाए। क्लीवेज इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल आता है, चाहे जो हो जाए तुमको यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, फिक्स है। यहां से क्वेश्चन ना आया ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन आएगा, यहां से फिक्स क्वेश्चन आना ही है। समझ में आएगा? ये याद रखना, क्लीवेज से सवाल आएगा। क्लीवेज को ही क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सेलुलेशन। अरे सेल बन रहा है ना, बन रहा है नहीं बन रहा है? तो हम लोग, हाँ अब इसके बाद हमारा सेल डिवीजन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीटस, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट, अब ये बोलने लगेंगे। और इसके पहले तक ग्लेस्टुला, बास्टुला और मोरुला, घेवरा, लॉसन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि नहीं इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। जब जाइगोट से मोरुला बना तो कुछ तो चेंज हुआ, अरे ऊपर ऑल साइज नहीं बदला, लेकिन कुछ तो चेंज हुआ होगा, हुआ होगा थोड़ा बहुत। फिर इसमें क्या चेंज हुआ, फिर इसमें क्या चेंज हुआ, कैसे कैसे बना वो बात। अच्छा साइज हम लोग बात करें तो जरूरी है क्या कि साइज ऐसा नहीं रहे? अगर इसी को ऐसा बना दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? अरे ओवरऑल वॉल्यूम है ना कांस्टेंट होना चाहिए, अंदर का जो वॉल्यूम है वही ना कांस्टेंट होना चाहिए। अब साइज तुम ऐसे ऐसे से कर देगा तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, बाहर पूरा जो इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो पूरा इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका शेप कुछ भी हो सकता है, शेप कुछ भी हो सकता है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो कि होता है, तभी हम उसको क्लीवेज बोलते हैं, नहीं तो हम उसको क्लीवेज नहीं बोल सकते। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आई बात समझ में नहीं आई तो हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो लिखेंगे जरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखेंगे। इनिशियल डिवीजन इन जाइगोट, नहीं नहीं नहीं, डायग्राम बनाने से पहले, डायग्राम पहले टॉपिक डालो क्लीवेज, सेगमेंटेशन एंड सेलुलेशन, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ भैया स्टेटमेंट, उसके बाद तुम डायग्राम बनाओगे। क्लियर है भाई? इसी में हम लोग ट्विंस की बात भी कर लेंगे, जो भी मामला है सब यहीं साफ कर देंगे, बात खत्म। हो गया? टॉपिक डाल लिया अपन, तो लिखेंगे उसके अंदर
इनिशियल डिवीजन इन जाइगोट, इनिशियल डिवीजन इन जाइगोट। अच्छा, अब इसको तुम इनिशियल या फिर अर्ली एम्ब्रायो बोल सकता है क्या? ये बार बार डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा तो एम्ब्रायो तैयार करेगा क्या? अरे करेगा या नहीं करेगा? तो लिखना इनिशियल डिवीजन इन जाइगोट स्लैश स्लैश अर्ली एम्ब्रायो स्लैश अर्ली एम्ब्रायो स्लैश अर्ली एम्ब्रायो ड्यूरिंग during which the size of embryo during which the size of embryo सेम रहता है कि चेंज होता है? एम्ब्रायो का साइज सेम होता है, बराबर है क्या? ड्यूरिंग विच द साइज ऑफ एम्ब्रायो रिमेन सेम, ड्यूरिंग विच द साइज ऑफ एम्ब्रायो रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेज, बट द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेज। अच्छा, ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ेगा तो बताओ, ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ेगा तो बताओ मेरे को जरा कि भैया उसका साइज क्या होगा, ब्लास्टोमियर का साइज क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बट द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेज, सच टाइप ऑफ डिवीजन इज टर्म्ड एज क्लीवेज, सच टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज क्लीवेज। जब एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट रहे, जब एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट रहे और नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज करे तो ऐसे डिवीजन को, सच टाइप ऑफ डिवीजन इज टर्म्ड एज क्लीवेज। और ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? क्लीवेज। ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्लीवेज। अगला स्टेटमेंट लिखना। अच्छा, जो भी सेल बनेगा क्लीवेज के दौरान उसको तुम क्या नाम दोगे? जब क्लीवेज चल रहा है तो जो भी सेल बन रहा है उसको तुम क्या नाम दोगे? ब्लास्टोमियर। चाहे वो मोरूला स्टेज में हो, चाहे वो ब्लास्टुला स्टेज में हो, चाहे वो गैस्ट्रुला स्टेज में हो, क्या नाम दोगे उसको भैया? ब्लास्टोमियर। क्या नाम दोगे भैया? तो लिखना द सेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज, द सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज, द सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज, जो सेल बन रहा है क्लीवेज के वक्त, द सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर, are termed as blastomere, are termed as blastomere, are termed as blastomere। हो गया? अरे मियाँ हुआ? चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब डायग्राम बना लो। सुनो ना, गैस्ट्रोला में जो 64 लिखे हो ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना भैया? बताता थोड़ा सा। ये गैस्ट्रोला इससे 64 से ज्यादा होता है, ठीक है? ये होता है 8 से 16 सेल्ड स्टेज। क्या होता है? 8 टू 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोलोगे? मोरूला। 32 से लेके 64 सेल्ड स्टेज होगा उसको क्या बोलोगे? ब्लास्टुला। और इसके आगे क्या बोलेगा? गैस्ट्रुला। अगर 64 से एक भी ज्यादा हो गया, 65 सेल हो गया, तो अब क्या बोलेंगे उसको? गैस्ट्रुला। क्लियर है भाई? ये वाला डायग्राम बना लेना, कोशिश करना एकदम बराबर, ऊपर का लाइन नीचे का लाइन देख लेना, उसी के बीच में बना लेना, बात खत्म। क्या एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट रहेगा क्या? अरे बोलो, क्या एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट रहेगा क्या? बिल्कुल, तो एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है भाई? हो गया? और पढ़ा है ना? अरे और पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? गाली तो दे रहा होगा मने मने, लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे थोड़े।
चलो आगे बात करें। तुमसे पूछे भैया क्लीवेज के दौरान क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर पे फर्क बता सकते हो क्या? नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर मतलब सेल, सेल तो लगातार डिवाइड करेगा ना, इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेज, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, द साइज ऑफ एम्ब्रायो, सही है ना? तो लिख लेंगे अपन इसको, इसको अपन लिख लेंगे, ठीक है, लिखेंगे ड्यूरिंग क्लीवेज, ड्यूरिंग क्लीवेज, पहला बताओ नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज, दूसरा बोलो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, सही है ना? बताओ द साइज ऑफ एम्ब्रायो इज, एम्ब्रायो कौन, 64 से अगर एक भी ज्यादा हुआ तो गेस्ट्रुला, नहीं वहां कुछ नहीं लिखना, बस अगर 64 से ज्यादा गया तो क्या बोलेंगे उसको, गेस्ट्रोला। अच्छा हम लोग अब एक एक करके सब पढ़ेंगे कि जाइगोट में क्या हो रहा होगा, मोरूला में क्या हो रहा होगा, ब्लास्टुला में क्या होगा, गेस्ट्रुला में क्या होगा, बच्चा पहले महीना में कैसा रहेगा, दूसरे महीना में कैसा रहेगा, तीसरे महीना में कैसा रहेगा, चौथे महीना में कैसा रहेगा, पांचवें महीना में क्या बनेगा, छठे महीना में क्या होगा, अरे सब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे अपन, एक एक करके सब पढ़ डालेंगे अपन, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एकदम एकदम इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं, इसमें मजा ना आए तो बताना, ठीक है? और नहीं भी आएगा तो कुछ नहीं, ठीक है? नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज, द साइज ऑफ एम्ब्रायो रिमेन कांस्टेंट। बउआ सब इन्हें देखो ना बोलो, अब नहीं लग रहा है कि चैप्टर समाप्ति की तरफ मूव कर रहा है? बच्चा बनना चालू हो गया है, पैदा होने में कितना टाइम लगेगा? हम लोग तो 2 ही दिन में पैदा करा देंगे ना, नहीं? हम लोग तो बताना है ना कि इसी से पैदा हो जाता है, उसका पूरा डेवलपमेंट थोड़ी करवाना है। अभी इतना बनने में कितना दिन लग जाता है? इतना बनने में लगभग 7 दिन लगता है, 7 डेज, यहां तक बनने में लगभग 7 डेज, इसके आगे बनने में फिर आगे, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम तो 7 दिन अभी 2 मिनट में खत्म कर दिए, तो सोचो 9 महीना 2 दिन में नहीं खत्म कर देंगे हम लोग? 9 महीना 2 दिन में अपना खत्म कर देंगे। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात बताना भाई, तुमको मालूम है ये चीज, तुमको पता है, बस बताना। देखो अभी इतना बड़ा सेल है क्या, इतना बड़ा साइटोप्लाज्म है क्या, अरे सब साइटोप्लाज्म है क्या? एम्ब्रायो इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइटोप्लाज्म है, अभी भी एम्ब्रायो इतना ही बड़ा है, तो बताओ नया साइटोप्लाज्म बना या नहीं बना? अरे सेल तो डिवाइड किया है ना, अगर नया साइटोप्लाज्म बना होता तो साइज बढ़ने से कोई रोक सकता था क्या? है? अगर नया साइटोप्लाज्म बना होता तो क्या साइज को बढ़ने से कोई रोक सकता था क्या? नहीं। इसका मतलब जिस समय क्लीवेज चल रहा होगा, क्या उस वक्त हमारा नया साइटोप्लाज्म बनेगा क्या? अरे जिस वक्त हमारा क्लीवेज चल रहा होगा, क्या उस वक्त हमारा नया साइटोप्लाज्म बनेगा क्या? नहीं, उस वक्त हमारा कोई नया साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। अरे उस वक्त हमारा कोई नया साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जिस समय क्लीवेज चल रहा है उस समय नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ रहा है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर कम हो रहा है, एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट है और कोई नया साइटोप्लाज्म नहीं बन रहा है। अगर इसका नया साइटोप्लाज्म बनता तो एम्ब्रायो को साइज बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि भैया पहले पूरा पूरा में साइटोप्लाज्म है, बाद में यही साइटोप्लाज्म हर एक सेल में डिवाइड हो रहा है। अरे यही साइटोप्लाज्म हर सेल में डिवाइड हो रहा है, थोड़ा 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 सब में मिल रहा है। अरे बोलो आया नहीं आया? तो जिस समय सेल डिवीजन चलता है, तो सेल डिवीजन जब चलता है तो याद करो 2 फेज होता है, एक तो एम फेज होता है और एक इंटरफेज होता है। तो इंटरफेज में कौन कौन सा होता है? G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। अरे होता या नहीं होता? अब नहीं बोलेगा, अरे होता नहीं होता? बताओ एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। पहले कौन होता है? G1, फिर होता है एस, फिर होता है G2। तो टॉपिक डालना ड्यूरिंग इंटरफेज,
ड्यूरिंग इंटरफेज। अब डिवीजन हम लोग करवाने जा रहे हैं, क्लियर है भाई? चलो, हमारे पास कौन कौन सा स्टेज है? G1 फेज, फिर बोलो S फेज, फिर बोलो G2 फेज, सही है ना? बताओ S फेज में क्या होता है, बताओ तो जरा। अरे सेल बड़ा हो चाहे नहीं हो, S फेज में बनेगा कि नहीं बनेगा जो बनने वाला है? बताओ, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हर सेल में डीएनए का चाहिए, अपने बाप क्या चला गया? दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो जाएगा भैया हिस्टोन सिंथेसिस। क्या हिस्टोन प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ये कर लो। एस फेज में क्या बनेगा भैया? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन सिंथेसिस होगा, हिस्टोन सिंथेसिस होगा। बताओ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? अरे आप बताओ, क्या न्यूक्लियस डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? अरे सेल डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस डिवाइड बिना करे सेल डिवाइड कर गया होगा? तो भैया कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट कि एब्सेंट? साइटोकाइनेसिस हुआ होगा कि नहीं? साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है ना? क्या कोई नया साइटोप्लाज्म बन रहा है? नो न्यू साइटोप्लाज्म फॉर्म्ड, कोई नया साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। नो न्यू साइटोप्लाज्म फॉर्म्ड, कोई नया साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। अरे सही है। अच्छा बताओ, ये वाला डायग्राम देख के बता सकता है क्या तुम कुछ भी? इधर देखो, हम तुमसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, इधर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्लीवेज कब स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? खत्म कहां पे होता है? गैस्ट्रुला पे, क्लियर है ना? क्लीवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट, जाइगोटिक स्टेज एंड एंड्स एट गैस्ट्रुला स्टेज, क्लियर है भाई? जब 64 स्टेज से ज्यादा हो जाएगा, मतलब गैस्ट्रुला स्टेज आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा भैया? एंड हो जाएगा हमारा क्या? दैट इज द क्लीवेज। लिखे क्या स्टेटमेंट इस चीज को? वो वाला लो। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है भाई? कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का डिवीजन। और साइटोप्लाज्म नहीं बना, वो समझ में आएगा क्यों क्यों नहीं बना साइटोप्लाज्म? क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म बना होता तो क्या होता? साइज बढ़ता एम्ब्रायो का, ब्लास्टोमियर का नहीं है। नो न्यू साइटोप्लाज्म, हाँ कोई नया साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। नो न्यू साइटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड। बस एक स्टेटमेंट है सर, लिखवा के छोड़ देते। चलो स्टेटमेंट लिखेंगे जल्दी से, चलो स्टेटमेंट लिखेंगे जल्दी से। क्लीवेज बिगिंस एट जाइगोटिक, जाइगोट, क्लीवेज बिगिंस एट जाइगोट, क्लीवेज बिगिंस एट जाइगोट and stop at the end of gastrula stage, and stop at the end of gastrula stage. Cleavage begins at zygote and stops at the end of gastrula stage. सही है? क्लीवेज कब स्टार्ट होता है? जाइगोटिक टाइम पे। और खत्म कब हो जाता है भाई? किस पे? गैस्ट्रोला पे हो जाता है, ठीक है?